Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आज हम सभी लोग एनडीए एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से स्टडी किया। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या ट्रेनिंग पीरियड हो या ट्रेनिंग फेजेज हो या ट्रेनिंग प्लेस हो, हम लोगों ने इंक्लूडिंग रैंकिंग भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एनडीए एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, डेट इज सिलेबस। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर हम यह तो कहते हैं कि अगर सिलेबस को अगर हम अच्छे से एनालिसिस करके कवर करते हैं, विथ प्रॉपर एनालिसिस अगर हम सिलेबस को कवर अप करते हैं, तो हमारा 40% एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। 30 to 40% आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक आपका रफली आइडिया आ जाता है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के पैरामीटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ टॉपिक्स के रीजन को भी देखेंगे कि ये सिलेबस के अंदर क्यों होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने यह स्टेटमेंट कवर किया था कि एनडीए एग्जामिनेशन 2 फेजेज में होता है। द फर्स्ट वन इज रिटन एग्जामिनेशन, द सेकेंड वन इज एसएसबी इंटरव्यू। और यहाँ दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसलिए हम यह बोल सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन किसी के नॉलेज को दर्शाता है। यह जनरली किसी के नॉलेज को दर्शाता है, लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से ही बातें नहीं बनती। नॉलेज के साथ आपका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा से डेवलप होना चाहिए, या आपका जो पर्सनालिटी है वो किसी जॉब के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एंड ये पर्सनालिटी यह इंटरव्यू बताती है। तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों एग्ज़ाम ही महत्वपूर्ण है किसी भी या इस एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो हमें सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल देना है कि हम किस पर ज़्यादा फोकस करें। ये बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि जनरली जब हम एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले होते हैं तो हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि इस पर फोकस करें, इस टॉपिक पर फोकस करें, इस टॉपिक पर ना करें। तो सबसे पहले ये टॉपिक को आप दिमाग से निकाल दीजिए। इन इनिशियल फेज ये काम हम लोग करेंगे, बाद के फेजेज में करेंगे। जब हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा तब हम इन चीज़ों को करते हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ें आती हैं। बट एट द बिगिनिंग लेवल यू हैव टू स्टार्ट विथ अ वेरी प्रॉपर डेडिकेशन कि हमें जो एग्जामिनेशन के टॉपिक्स हैं उन सभी को करना है। तो हमें दोनों एग्जामिनेशन का तैयारी करना है, रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी इंटरव्यू। अब हम लोग रिटन एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथमेटिक्स से, जो अपने पास 300 मार्क्स का होता है। जनरली हम लोग ये जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था 300 मार्क्स का। अब अगर हम टॉपिक्स को देखें तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? मैं इस बातों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अलजेब्रा इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अलजेब्रा को जनरली बेस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। अलजेब्रा को बेस ऑफ मैथमेटिक्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि अलजेब्रा किसी 2 क्वांटिटी को कनेक्ट करने का काम करता है। एक्स वाई, इस दोनों क्वांटिटी को कनेक्ट करने का काम करता है।
कनेक्ट इन द सेंस मतलब एक दूसरे को दर्शाने का कोशिश करता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड है तो आसान से भाषा को समझिए। अगर हम ऐसे बोले कि ABC टॉपर है, तो आप बोलेंगे टॉपर है किस बेसिस पर, क्योंकि बिना बेसिस का न कोई टॉपर हो सकता है, न कोई फेलियर हो सकता है, न कोई टैलेंटेड हो सकता है और न ही कोई बेवकूफ़ हो सकता है। तो अगर हम बोले कि ABC एग्जामिनेशन के बेसिस पर या एजुकेशन के बेसिस पर टॉपर है, तो यह जो बेसिस और इस ABC का कनेक्शन है, इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया गया, एक रिलेशन है। उसी तरह अगर हम ऐसा बोले कि PQR टॉपर है स्पोर्ट्स लेवल पे, ठीक है, तो हम बेसिस बना रहे हैं, किसी भी चीज़ों को बेसिस से तैयार कर रहे हैं। यही काम अलजेब्रा करता है, बेसिस तैयार करता है किसी भी क्वांटिटी को। अगर हम बोलते हैं किसी एक क्वांटिटी के बारे में तो वो हमें कनेक्ट करवाता है किसी दूसरे क्वांटिटी से। इसलिए चूँकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम लोग अलजेब्रा को बेस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वह कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑपरेशंस ऑन सेट वेन डायग्राम। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, जनरली सेट ऑपरेशंस ऑफ सेट, डी मॉर्गन लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, ये अलजेब्रा के पार्ट्स में नहीं आते। लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स है, अगर हम इस दो टॉपिक को देखें, ये दो टॉपिक जो है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बेस है। इफ़ यू वांट टू नो द अबाउट फंक्शन, फंक्शन एक टॉपिक है। अगर आप फंक्शन को जानना चाहते हैं तो यह आपके लिए इनिशियल फेजेज होगा, एक तरह से बोल सकते हैं ये आपके लिए लैडर होगा। अगर आप फंक्शन को जानना चाहते हैं तो अगर आप ध्यान दें तो यह जो पार्ट है किसी में आता नहीं है, बट चूंकि यह फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे अलजेब्रा के अंदर में रखते हैं। तो अगर हम मूलतः देखें तो हमारे पास जो सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये भी हम अलजेब्रा में ही एक बार के लिए इंक्लूड कर लेते हैं। तो यह जो पार्ट है अलजेब्रा का पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जहाँ भी आप हायर मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे वहाँ आप सेट, रिलेशन, फंक्शन की चर्चा करेंगे ही करेंगे। सॉरी, यहाँ फंक्शन, सेट, रिलेशन, फंक्शन की चर्चा करेंगे ही करेंगे, बिकॉज विदाउट फंक्शन देयर इज नथिंग इन मैथमेटिक्स। अब अगर हम तीसरा टॉपिक को देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग के इंट्रो वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छे से जिक्र किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह नंबर्स के इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेट करता है, इक्वेशन जनरली इक्वेट करता है दो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, और इसको हम लोग इक्वल से डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका 2 डिग्री का इक्वेशन हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ को क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, क्योंकि यह सब एक तरह से आप बोल सकते हैं तो बेस बनाता है। उसके बाद जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर प्रोग्रामिंग। ध्यान दें, अगर हम दो तरह का इक्वेशंस देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू B। यहाँ जो दो स्टेटमेंट कनेक्टेड है या इक्वल साइन से, तो हम इसे इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अगर हम ऐसा लिखें कि A इज स्मॉलर देन B, अब जो स्टेटमेंट है यह इक्वल के साइन से कनेक्टेड नहीं है, बट यह कनेक्टेड तो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन इक्वेशंस। जहाँ इक्वल का सिर्फ साइन न हो, उसके अलावा और कुछ साइन भी हो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वेशन, जिसे हम लोग अपने टॉपिक्स में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अलजेब्रा इन जो टॉपिक्स है या अलजेब्रा के टॉपिक्स है, और इसे हम लोग क्लासेज में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जनरली ये भी अलजेब्रा के टॉपिक्स में ही आता है, बट हम लोग इसको सेपरेट इसलिए करते हैं बिकॉज द सिलेबस इज
सो टफ, इसलिए हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आसानी समझने के लिए। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो बड़े से बड़े इक्वेशंस को बहुत ही आसान भाषा में करके देता है। बड़े से बड़े अगर इक्वेशंस को हम लोग को बहुत ही आसान भाषा में उसके साथ ऑपरेशंस क्रिएट करता है, उसको सॉल्व करता है, यह मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का यूज है। और हम लोग इस टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कि ऑपरेशंस किस तरह से मैट्रिसेस के अंदर किए जाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस देते हैं, मैट्रिसेस का वैल्यू कैसे फाइंड करें, दैट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिकल पर्पस। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप ये वर्ड जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक का यूज हम लोग जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं रियल लाइफ में यूज होता है एंड इट कम्स अंडर द एप्लीकेशन। सो हम मैट्रिसेस में इन सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे। अब जो अपने पास टॉपिक होगी ट्रिगोनोमेट्री, और आप जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस तो कम्प्लीटली जानते ही हैं। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के है उनको थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो, बट दिस इज अ वाइटल चैप्टर इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन हायर मैथमेटिक्स। जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एंगल और साइड के बीच का रिलेशन पता किया जाता है। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें और यहाँ पर अगर हम ये एंगल का मान करें थीटा और ये अपने पास साइड है ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। और जब हम चीज़ें के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन जानते हैं तो हम किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं और भी बहुत काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को एंगल्स के बारे में पढ़ना है, एंगल्स के मेजरिंग कैसे करें पढ़ना है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। फिर मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग को ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी पढ़ना है जिसको कि हम लोगों ने करके दिखाया। और लास्टली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है कि किसी भी ट्रायंगल में कुछ चीज़ें जो मेजर करने वाली है उसको किस तरह से मेजर करें। हम सभी टॉपिक्स या ट्रिगोनोमेट्री में कंप्लीट करेंगे। अब अपने पास जो होने वाला है एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। स्टूडेंट्स, आप सभी ने जियोमेट्री सुना होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से जियोमेट्री को सुना होगा। और जब भी आप जियोमेट्री का बात करते हैं तो आप करते हैं फिगर्स, जनरली फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, सर्कल का बात करते हैं। लेकिन याद रखिए कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक जियोमेट्रिकली और एक थ्योरेटिकली। हम चीज़ों को लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या चीज़ों को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे जियोमेट्री, सिंपल जियोमेट्री कहते हैं, जो हम जनरली क्लास 10 तक में पढ़ते थे। जब हम उस चीज़ों को राइट डाउन करके लिखते हैं, थ्योरी के भाषा में लिखते हैं, तब हम उसे एनालिटिकल फॉर्म ऑफ जियोमेट्री कहते हैं। तो क्या अगर हम इस दोनों के बीच में स्टेबल रिलेशन लेके आए तो क्या यह बेहतरीन होगी? हाँ, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे किसके बीच में, जियोमेट्री के बीच में, जियोमेट्री और एनालिटिकल थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में। और इसी टॉपिक को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल जियोमेट्री। मीन्स जियोमेट्री बट इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस, जिसमें कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में चर्चा है। जिसमें हम सबसे पहला जो पार्ट होगा हम लोग जो पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, हम लोग इससे अपने लेक्चर के अंदर, अपने क्लासेस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। दूसरा जो होगा डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन और एंगल बिटवीन 2 लाइन। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ जो लाइन्स है, यह अगर हम ठीक से देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस में आते हैं।
या ज़्यादा मात्रा के प्रॉब्लम्स में आते हैं, हमारे नेचर के प्रॉब्लम में हो या हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम में हो या हमारे एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम में हो, यह हमें बहुत ही मदद करता है। अब थर्ड जो होने वाला है डेट इज इक्वेशन। थर्ड जो टॉपिक होने वाला है डेट इज इक्वेशन। थर्ड जो टॉपिक होने वाला है डेट इज इक्वेशन, मतलब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सभी की चर्चा करते हैं। अभी ये देखकर थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन हम जब चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ है क्या। इट इज़ नथिंग बट अ फिगर्स। आप बोल सकते हैं एक फिगर है, बस सिंपली एक फिगर है जिसे हम लोगों को क्या करना है, एनालिसिस करना है और उसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है, बस। उसी के बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शनल रेशियो, प्लेन स्फीयर इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ जो है मूलतः रिलेशन इस्टेब्लिश करता है जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में और थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन में। अब जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। जो भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं या जो नहीं भी है, जनरली उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है कैलकुलस से। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि कैलकुलस अलजेब्रा का एक्सटेंडेड वर्जन है। अलजेब्रा का एक्सटेंडेड वर्जन क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन को अलजेब्रा नहीं कंप्लीट कर पाता है उस क्वेश्चन को कैलकुलस कंप्लीट करता है। तो आप एक तरह से सोच सकते हैं कि अलजेब्रा और कैलकुलस बड़ा भाई है, अलजेब्रा छोटा भाई है। जिस क्वेश्चन को अलजेब्रा नहीं कंप्लीट कर पाता है उसे ही हम लोग कैलकुलस कंप्लीट करते हैं, कैलकुलस से कंप्लीट होता है। तो जनरली जो कैलकुलस है वो 3 भागों में हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे तो 2 भाग में ही मिलता है, लेकिन मैं 3 भागों में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस देखने को मिलता है हम लोग के पास, एक इंटीग्रल कैलकुलस देखने को मिलता है, और एक जो कैलकुलस मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस देखने को मिलता है। ये चूंकि कैलकुलस का पार्ट नहीं, कैलकुलस का पार्ट है बट ये एप्लीकेशन का पार्ट एक तरह से बोल सकते हैं। इन दोनों का मिक्सर है, बट मैं 3 तरह से आप लोगों के सुविधा के लिए इसे डिफाइन कर रहा हूँ। जिसमें कि जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें हम लोग को फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में। हम लोगों ने पहले फंक्शन के बारे में चर्चा किया था और मैंने पहले ही बोला था कि फंक्शन इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा लिमिट के बारे में पढ़ना है। थर्ड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट बोलना ऐसे गलत होगा, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम इसे बोल सकते हैं, एंड सम ट्रिकी टॉपिक्स है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि बहुत लोगों को डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक्स है। नाउ दूसरा जो है स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा। डेरिवेटिव का मतलब हम लोग अच्छे से लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। और फिर मैंने जहाँ बोला एप्लीकेशंस, विदाउट एप्लीकेशन हायर मैथमेटिक्स इज नथिंग, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को नहीं पढ़ते जो हमारे रियल लाइफ में यूज नहीं किए जाते। अब हम आगे की तरफ बढ़ें तो हम देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हम लोग इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग कहाँ पर चले आएंगे, एप्लीकेशंस में, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चर्चा किया है, व्हाट इज एप्लीकेशन। इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से पढ़ेंगे अपने पूरे लेक्चर के अंदर में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ अब जो हमारे पास अगला टॉपिक होने जा रहा है दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो सभी टॉपिक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इस डिफरेंस में अगर हम बोले, जैसे 2 तरह की क्वांटिटी देखे जाते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन का जो है कोई यूज नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 kg
और 3 kg को ऐड कर दिया जाए तो वो 5 kg बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इसमें चाहे ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, चाहे जिधर भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम बोले कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर इधर से कोई फोर्स लगा और इस बॉक्स पर इधर से कोई फोर्स लगा, हम मान लेते हैं इस बॉक्स पर 5 न्यूटन फोर्स लगा। जिन्हें अभी न्यूटन के बारे में आइडिया नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम केजी से मास को डिनोट करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं। और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या यह 50 न्यूटन्स होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज है और फोर्स जो है डायरेक्शन से थोड़ा सा मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक आप इधर फोर्स और एक इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जो ऑब्जेक्ट है सीधा तो ट्रेवल नहीं करने वाली। तो इसे हम लोग, जिसमें डायरेक्शन का ज़रूरत होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर का जो सम होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, वो थोड़ा सा स्केलर से डिफरेंट होता है। सो हम इसे वेक्टर अलजेब्रा के नाम से टॉपिक में कवर अप करेंगे, जिसके अंदर स्केलर और वेक्टर ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्क्वायर ट्रिपलेट प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर के पार्ट में आते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस टॉपिक को थोड़े से ध्यान से सुने। जनरली हम सभी लोग इस टॉपिक्स को पढ़ते हैं, खासकर जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक बहुत पैशनेट होते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। लेकिन इस टॉपिक का एक्चुअल मतलब आप आज समझेंगे क्या, कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हैं तो आप हमेशा चीज़ों को एक साथ देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आप इन चीज़ों को जल्दी से अलग अलग नहीं देखेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने का देता है, मतलब हमें डेटा पढ़ना सिखाता है। तो डेटा हम क्यों पढ़ें? बिना किसी वर्क के डेटा पढ़ना क्या कोई मतलब बनता? नहीं। तो उस डेटा का यूज करके हम आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल केसेस करते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। दैट फॉर एग्जांपल, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी सिक्किम के अंदर में एक बहुत ही 2023 के अंदर में सिक्किम के अंदर में एक बहुत डिजास्टर आया तीस्ता नदी लेकर। तो हम सभी ने ये घटना सुना। अब इस डिजास्टर में बड़ा सा बड़ा डैम को भी कोलैप्स होना पड़ा। अब डैम का जो स्ट्रक्चर था वो डेटा के अकॉर्डिंग बना था, बट चूंकि लो डेटा के कारण हमारा जो डैम बना था वो उस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा था, जिस क्राइटेरिया में या जिस मैग्नीट्यूड के अंदर में ये नेचुरल डिजास्टर आया। लेकिन अपने पास अगर प्रॉपर डेटा होता तो हम क्या कर सकते थे? डैम के कंस्ट्रक्शन को और भी बेहतरीन बना सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। यह जो काम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का करता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हम डेटा लेते हैं, डेटा के साथ क्या करते हैं, उन चीज़ों को, आने वाले चीज़ों को पॉसिबल केस देते हैं। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके। क्या किस चीज़ का सिलेबस? मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोगों ने डिटेल्स में कंप्लीट किया। और साथ ही साथ मैं आशा भी ये कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में, जो जनरली होता है, आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं। उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सेक्शन में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो हमें यह बताने का ज़रूरत नहीं कि क्यों पढ़ा जाता है, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज स्पेशली नाउ ए डे, और इंडिया के अंदर में तो और ज़्यादा। बट यहाँ पर इंग्लिश अगर हमें पता है तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें के साइंटिफिक मैनर को ले सकते हैं। तो चूँकि डिफेंस में साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सो इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर एनडीए, फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन।
और उम्मीद है आप सब लोग को पता होगी। बट फिर भी मैं एक बार इंग्लिश के टॉपिक्स को एक बार आप लोग के सामने रिकैप कर देता हूँ। ये आप लोग को पता है क्यों है, कैसे। ग्रामर एंड यूजेज जो हम लोग को सही पता है, ग्रामर्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसका यूजेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉटिंग एरर से स्पॉटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एरर्स के स्पॉट करते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, बिकॉज कि अगर आप सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्राइटेरिया पता चलता है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को अच्छे ढंग से बोलते हैं, जैसे अगर मान के चलिए कि मैं अगर एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं चीज़ों को मेसी टाइप में बोल रहा हूँ, या मेरा जो वर्ड सिलेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप चीज़ों को इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, या अगर कनेक्ट भी कर रहे हैं तो आपको उतना इंटरेस्ट या मज़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं चीज़ों को अच्छे से सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट कर पाता हूँ तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में मज़ा भी आएगा, साथ साथ समझ भी आएगा। सो ये सभी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ वोकैबुलरी, सभी को पता है वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कंप्रीहेंशन एंड पैसेज रीडिंग। कंप्रीहेंशन एक तरह से आप बोल सकते हैं राइटिंग पर्सपेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसेज रीडिंग तो हम लोग जानते हैं कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को आंसर देना पड़ता है, इससे आपका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम लोग कंप्लीट करते हैं, बिकॉज सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है एक आपको आइडिया क्रिएट करता है एक सीक्वेंस वाई में चीज़ों को करने की। ये हमने थोड़ा सा तेज़ी में किया क्योंकि ये इंग्लिश के बारे में हम सभी लोग मूलतः बढ़िया तरीक़ा से जानते हैं। अब हम जब चर्चा कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, इस जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। बहुत सिलेबस के अंदर में जीएस, बहुत से जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज जो है या जनरल स्टडीज जो है, इसमें जनरल वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिए। एक एज ए सिविल सोसाइटी का, क्योंकि हम सभी लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, और एज ए सिविल सोसाइटी के मेंबर के अकॉर्डिंग हमें सिविल सोसाइटी के कुछ लॉज, कुछ रूल्स को अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो सिविल सोसाइटी में क्या क्या लॉज, क्या क्या रूल्स हैं, तो सिविल सोसाइटी जैसे हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट के लॉज हैं, हमारे पास पॉलिटिकल के कुछ नॉलेज है, हमारा टेक्नोलॉजिकल कुछ नॉलेज है, ये कम से कम बेसिक लेवल में कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि आप अपने समय के साथ चल सके। इसी का मतलब होता है जनरल। तो अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो हमें कम से कम एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हम अपने समय के साथ अच्छे से चल सकें। और चीज़ें हम लोग एक अच्छे से कोर्स को जानते भी हैं कि जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। सो हमें जनरल नॉलेज का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, बिकॉज हमें टाइम के साथ चलना है। तो अगर हम चर्चा करें जनरल नॉलेज में, तो सबसे पहला जो चैप्टर आएगा दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है इंटरेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ इंटरेक्ट करना। तो जो भी नेचर के बातों को होंगे, जितने भी हमारे रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस होंगे, उन सभी को जानेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मोशन के बारे में जानेंगे, फोर्स के बारे में जानेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमारे जनरल लाइफ से इम्पोर्टेंस देता है, यह हमारे जनरल लाइफ में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता है। एनर्जी के बारे में जानेंगे, साउंड वेव के बारे में जानेंगे, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, सिंपल मशीन, इनसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स, जो लाइट रिलेटेड पर्पस है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। यह एक तरह से हम बोले तो नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करना और नेचुरल चीज़ों को समझ के टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करने की बातें होगी। ये कौन समझाएगा? ये समझाएगा फिजिक्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। फिजिक्स जो है
नेचर की बातों को बताता है, ऑन द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी बताता है, लेकिन यह चीज़ों के इन्फ्लुएंस को बताता है एज ए यूनिफाइड इन्फ्लुएंस के। मतलब कि मेरे पास अगर एक बॉल है या मेरे पास कोई मैटर है तो उस मैटर को यूनिफाइड करके हम चर्चा करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री उस मैटर के कंपोजिशन को बताता है कि ये मैटर बना किससे है, इस मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, इस मैटर को किसके साथ रखा जाए तो रिएक्ट होगा, इस मैटर का क्या खासियत है जिससे हम कुछ में यूज कर सके। सो यह इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंस केमिकल्स है, इम्पॉर्टेंस कंज्यूमिंग सब्सटेंसेस है, उसकी चीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, केमिस्ट्री। इसीलिए अब चूँकि बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए, तो हम इसमें पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज कि फिजिकल चेंज क्या है, मतलब यूनिफाइड चेंज क्या है, और किसी का केमिकल चेंज क्या है, क्या सब्सटेंसेस रखने से क्या रिएक्शन हो सकती है। इसमें ही हम लोग एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी एटम के अंदर हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा सब्सटेंस एटम होता है किसी मैटर का, किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। केमिकल इक्वेशंस, अगर किसी केमिकल को कंबाइन करके कोई दूसरा चीज़ बनाया जाए तो किस तरह से बनेगी। एसिड बेस सॉल्ट, ये एसिड बेस सॉल्ट कंपाउंड का पार्ट है, यह क्या है। कार्बन कंपाउंड, फर्टिलाइजर, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, यह जो है हमारे रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी का प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर देगा। तो हम जहाँ तक इस दोनों के बारे में चर्चा किए, हम लोग को यह आइडिया मिला कि यह दोनों को बस उसी रेफरेंस में पढ़ना है जिस रेफरेंस के अंदर में हमारे रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है अभी। तीसरा जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस। अब आपने बताया कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था। साइंस में दो ऑलरेडी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक कह सकते हैं साइंस के अंदर है, लेकिन ये जनरल साइंस क्या है, फिर अपने पास वो क्वेश्चन है। तो जहाँ भी जनरल वर्ड आया इसका मतलब क्या है, जनरल वर्ड का मतलब कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिक नॉलेज का मतलब, जनरल साइंस का मतलब जनरल बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, जैसे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम का नॉलेज जनरल बेसिक साइंस है, डेप्थ में नहीं जाना है हम लोगों को। फूड एंड न्यूट्रिशन डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन जो जनरल हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग है उन चीज़ों को पढ़ना है। डिजीज, देयर प्रिवेंशन, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक बेसिक्स। तो इन सभी से हमें ये पता चला कि ओह, हमें पूरा बायोलॉजी की R&D नहीं करना है, हमें बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज हैं जो हमारे सोसाइटी में रेलेवेंट है, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छे समझे होंगे। अब हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट, स्पेशली इसमें फ्रीडम मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स? हिस्ट्री पढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम अपने सोसाइटी के पास्ट के बारे में जानते हैं तो हम चीज़ों से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट मतलब उनके कल्चर को समझ सकते हैं, उनके सोसाइटी के रिलीजन को समझ सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं, जिससे हमें चीज़ों को कनेक्ट करने में ज़्यादा बेहतरीन होगी। जैसे अगर आप यूएसए का पास्ट जानेंगे तो यूएसए के सोसाइटी के स्ट्रक्चर जो अभी प्रेजेंट में है आप समझ सकते हैं। इंडिया का पास्ट जानेंगे तो आप इंडिया के जो अभी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे, स्पेशली हर एक एग्जामिनेशन में, बट इंडिया एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा। अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप डिफेंस लाइन में जाने ही वाले हैं और डिफेंस लाइन में आपको मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ेगा। और आप उम्मीद है कि मोटिवेशन वीडियो स्टेटस से तो नहीं लेंगे, जनरली जो यूट्यूब वीडियो है उनसे, तो रील्स वगैरह से तो नहीं लेंगे, तो आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा।
चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, हमारे स्ट्रगलर्स, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर में हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जो मूलतः बेसिकली 3 भागों में बटा है। इसका अच्छे से क्लासिफिकेशन हम क्लासेज में करेंगे। दूसरा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि वाई वर्ल्ड हिस्ट्री, जब हमें इंडिया के बारे में देखना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझे कि जो आज जो आप मॉडर्न सोसाइटी देख रहे हैं, यह मॉडर्न सोसाइटी वर्ल्ड हिस्ट्री के कारण ही बन पाया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के कारण बनने का मतलब है कि वर्ल्ड में जो जो इवेंट्स हुए पास्ट के अंदर, उसी का देन आज मॉडर्न सोसाइटी है। तो अगर आज आप वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं तो आप मॉडर्न सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिससे कि हम वर्ल्ड के पास्ट के बारे में जाने और जिससे हम मॉडर्न सोसाइटी को, मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर को अच्छे समझ सकें, जिसका कुछ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनेसांस, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वर्ल्ड वार, ये सभी को पता है कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अब हम जो 5वें टॉपिक है जियोग्राफी, और अब मुझे उम्मीद है कि जियोग्राफी के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इसे क्यों पढ़ा जाए, क्योंकि हमें अपने स्टेटमेंट को, हमें अपने कल्चर को समझने के लिए हमें अपने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इसलिए जियोग्राफी पढ़ने में हम अर्थ और स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल और पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं। फिजिकल जो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिवीजन है, पॉलिटिकल जो ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्डर डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम से। क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, रिवर एंड माउंटेन्स के बारे में हम लोगों को चीज़ों को देखना पड़ेगा। किसके अंदर में? जियोग्राफी के अंदर में। अब इन चीज़ों को जब हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को पढ़ लिए, इसका मकसद था करेंट अफेयर से चीज़ों को कनेक्ट करना। अगर आप करेंट अफेयर को पढ़ते विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग जनरल नॉलेज, तो उम्मीद है आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन अब चूंकि आपका जनरल नॉलेज कंप्लीट है, तो जब आप करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे, और समझेंगे तो आप चीज़ों का सॉल्यूशन आसानी से खोज सकते हैं। तब आप आसानी से करेंट अफेयर कर सकते हैं। क्या करेंट अफेयर होगा? क्या करेंट अफेयर होगा? तो जो करेंट अफेयर होगा वो होगा रिसेंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अभी इवेंट्स क्या हो रहा है और इसके इवेंट्स का रूट्स क्या है, की गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी का सोशल प्रॉब्लम क्या है और उसका गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, ये भी आपको इन बेसिस से समझ में आएगा। डिफेंस रिलेटेड न्यूज, जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक डिफेंस में जाने वाले हैं। अवार्ड, स्पोर्ट्स इवेंट्स, बुक और ऑथर्स के बारे में हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो। तो हम लोगों ने अच्छे से जनरल नॉलेज के बारे में चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी को, सिलेबस को अभी नहीं किया, क्योंकि पॉलिटी जो है ये हम लोग को कम्प्लीटली क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी, बिना पॉलिटी पढ़े आप कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते। सो यू हैव टू स्टडी पॉलिटी ऑल्सो। तो जियोग्राफी, पॉलिटी और साथ साथ उसके पॉलिटी के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से आप चीज़ों को क्या कर सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे। तो आप रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जब चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे तो आप एक बेहतरीन वर्कर होंगे, वर्कर नहीं, एक बेहतरीन आप पर्सनल ह्यूमन बीइंग बनेंगे, जिससे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा इफ़िशियंट हो कंपेयर टू अदर जो आपसे कम नॉलेजेबल है। सो दिस इज ऑल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो अब इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो चर्चा होगी वो होगी एसएसबी इंटरव्यू की। और एसएसबी इंटरव्यू, जैसा सभी लोग जानते हैं कि यह 900 मार्क्स की होती है। अब इसमें एसएसबी इंटरव्यू के लिए इतने इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो हम ये एग्ज़ाम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपका पर्सनालिटी है
वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा रेदर देन योर नॉलेज। आपका मान लेते हैं नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही कमज़ोर पर्सनालिटी के है, तब आप क्या होंगे, तब आप इस जॉब के लिए बिल्कुल ही फिट नहीं है। सो यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, जो 2 स्क्रीनिंग टेस्ट में होती है। एक स्टेज नंबर 1, एक स्टेज 1 जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग OIR और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना पड़ता है। अब ये इंटेलिजेंस रेटिंग, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि वो इंटेलिजेंस देखना पड़ता है, क्वेश्चंस दिया जाएगा, प्रॉब्लम दिया जाएगा। दूसरा, आप एक पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या आता है, क्या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, आपकी मेंटलिटी को यहाँ पर समझाया जाता है। दूसरा जो होने वाला है साइकोलॉजिकल टेस्ट। पहले वाला में जो स्क्रीन टेस्ट था उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को समझा गया। दूसरे वाला में जो होने वाला है वो साइकोलॉजिकल, जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन सभी से आपके साइकोलॉजी को समझा जाएगा कि आप किस तरह से चीज़ों को करने में बेहतर है। अगर आप इफ़िशियंट हैं, अगर आप बहुत ही आसानी से बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है, तो आपका जो साइकोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और आप इस जॉब के लिए वेरी फिट होंगे। सो आप लोगों को या जितने भी लोग एनडीए के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन सभी को इस पूरे सिलेबस को अच्छे से समझकर और इस सिलेबस के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कोई पॉइंट छूटा तो आप एक बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन आप लोगों को किया जाएगा, ग्रुप प्लानिंग किया जाएगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा और कमांड टास्क होगा। और इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस में पर्सनल इंटरव्यू और ओवरऑल असेसमेंट कॉन्फ्रेंस होगा। इसमें आपको ग्रुपिंग में बातों को रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि चूँकि ये जो जॉब है जनरली अधिकतर जॉब या हम बोल सकते हैं सभी जॉब यह एक ग्रुपिंग के हिसाब से चलती है। अगर यहाँ पर आप एज ए टीम लीडर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो आप चीज़ों को इफ़िशिएंट वे में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये काम इसलिए होता है। और इंटरव्यू सेशन में पर्सनल इंटरव्यू जो होता है आपके पर्सनल साइकोलॉजी को पता करने के लिए और ओवरऑल असेसमेंट और कॉन्फ्रेंस के लिए होता है। तो हमें पूरी तरह से चीज़ों को प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, अब हम लोग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का उस पर आते हैं। स्टूडेंट्स जो भी आते हैं जनरली, ज़्यादातर, हम सभी को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका दिमाग जो होता है पहले दिमाग में ये चलता है कि कौन सा टॉपिक का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, किसका वेटेज ज़्यादा है, उस टॉपिक को कंप्लीट करें। लेकिन पर्सनली मेरा और मैं कुछ एक्सपर्ट्स को देखता हूँ तो उनके अकॉर्डिंग भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम पहले एट द बिगिनिंग लेवल पर वेटेज सिस्टम से काम करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम चीज़ों को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल में नहीं है। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है उस आइडिया के अनुसार अब जब बिगिनिंग करें तो आप सभी टॉपिक को अच्छे से कवर अप करें, हर एक टॉपिक को अच्छे से समय देकर कवर अप करें, वेदर इट इज़ रिटन एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ इंटरव्यू सेक्शन, एसएसबी इंटरव्यू सेक्शन। और उसके बाद जब आप पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर ले तो आपके पास एक पूरा क्लियर पिक्चर बनेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक बहुत मजबूत है, ये टॉपिक बहुत मजबूत नहीं है, या मैं इस टॉपिक को जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ। उसके बाद आप क्या करें कि ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज सिस्टम चीज़ों को करें कि ओके ये टॉपिक ज़्यादा आने वाला है तो इस पर मैं ज़्यादा रिवाइज करूँगा, ये टॉपिक कम आने वाला है इस पर कम रिवाइज करूँगा। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम कि इंटरव्यू की तैयारी कब करें। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या मेरा कुछ आइडिया है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि आप इंटरव्यू के लिए स्टार्ट जब से आप रिटन की तैयारी करना चालू करें तब से ही आप अपने पर्सनालिटी पर काम करना शुरू कर दें। आप चीज़ों को अच्छे से पर्सनालिटी में रखेंगे तो आपकी वो एक बहुत मतलब अब ऐसा कह सकते हैं कि आपके इंटीरियर ऑफ द हट में बैठ जाएंगे, तो आप चीज़ों को नेचुरली कर पाएंगे। जो लोग
लास्ट में इंटरव्यू की तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा हिसाब है कि आप उस समय से तैयारी करें तो आपकी चीज़ें जो होंगी नेचुरली फिट हो जाएगी। अगर हम इन बातों को पहले से दिमाग में रख के काम करें तो उम्मीद है कि हम लोग चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और इस एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करने का चांसेस को बहुत बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को एक प्रॉपर ढंग से तैयारी करना है तो हमारे विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन में आए, संपर्क करें। यहाँ आपके पास मोबाइल नंबर भी है, आपका विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन का वेबसाइट भी है जहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं। तो आप किसी माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के एनडीए जो फाउंडेशन बैच है, लक्ष्य एनडीए फाउंडेशन, इसमें इनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बस मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का काम जो मेनली जो काम होता है वो प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ता है। क्योंकि अभी एक ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़माना है और हम सभी लोग जानते हैं कि लो रिसोर्सेस हो या हाई रिसोर्सेस हो, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हमें जितना सफिशिएंट रिसोर्सेस है बस वही चाहिए, सफिशिएंट प्लानिंग है बस वही चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉपर एक एग्जामिनेशन निकालना है और किसी भी एग्जामिनेशन का एक टाइम पीरियड होता है, किसी भी एग्जामिनेशन का एक प्रॉपर एज होता है। तो हम लोग को उस प्रॉपर एज में, प्रॉपर टाइम पीरियड में चीज़ों को निकालना है। तो हम लोग जनरली इंस्टीट्यूट का हम लोग का काम है आपको एक प्रॉपर गाइडेंस कर देना और आप उस प्रॉपर गाइडेंस पे अच्छे से चीज़ों को करेंगे तो हम आपके साथ मिलकर आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.